सरताज आलम। खबर 7 के लिए जी सरताज आलम जी। और ये मेरे तस्लीम अंसारी, हम दोनों लोग रहेंगे यहाँ। जो तस्लीम भाई, तस्लीम भाई जी, आपका तारुफ मतलब क्या, आप किस ओहदे पे? हम दोनों अखबार चलाते हैं। खबर 7 ये एडिटर हैं, मैं इनका रिपोर्टर हूँ। ठीक मालिक है खबर 7 करती है एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਬੂਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਆਲਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ A to Z ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। सरताज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं जी, पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में जरूर करें। मेरा नाम सरताज आलम है और मैं खबर 7 पाक्षिक समाचार पत्र चलाता हूं, और हमारा फेसबुक पेज भी है खबर 7 लाइव करके, और कोशिश करते हैं कि जिला नैनीताल और यहाँ उत्तराखंड की तमाम कवरेज लोगों को दे पाएं। जो ये ऑर्डर हुआ है, आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि ये ऑर्डर हुआ? अब देखिए, नौबत का तो मुझे नहीं मालूम नौबत क्यों आई, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आबादी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे से आबादी जो देख रहे हैं, ये 100 साल से पुरानी आबादी है। और यानी कि अब से लगभग 150 साल पहले, 140 साल पहले ये आबादी बसनी शुरू हो गई थी। उस समय टाउन एरिया हुआ करता था, गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी, तो यहाँ पर 90 साल के पट्टे लोगों को मिले। यही एक तरीका था उस समय लोगों को स्वामित्व देने का। जो आपके पास पट्टे हैं यहाँ के वासियों के, क्या 90 साल पुराने हैं? बिल्कुल, उससे भी ज्यादा पुराने, क्योंकि अब पट्टे रिन्यूअल हो नहीं पाए। गवर्नमेंट नजूल के लिए फ्री होल्ड पॉलिसी ले आई थी कि जो पट्टे हैं वो रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, आप फ्री होल्ड आप करा लीजिए अपना मकान। तो बहुत सारे लोगों ने फ्री होल्ड कराया है, उसको भी रेलवे अपनी जमीन में बता रही है। अच्छा, फ्री होल्ड हो चुके हैं कुछ मकान? बिल्कुल, कई मकान फ्री होल्ड हैं, कई मकानों के यहाँ पर जो फ्री होल्ड हो चुके हैं उनको भी तोड़ने का ऑर्डर है? उनको सबको एक साथ है। अच्छा अच्छा। ये पूरी जमीन जिसको बताया जा रहा है 4365 मकान इस पर बने हुए हैं। हालांकि 176 बनने के ऑर्डर में कहीं भी एरिया का जिक्र नहीं है, सिर्फ रेलवे को नक्शे को मेंशन किया गया। अगर आप मुझे 4 मिनट दें तो मैं आपको विस्तार से इसे बता सकता हूँ। बिल्कुल ब्रीफ में, कम से कम शॉर्ट में बताइएगा। 100 साल पुरानी ये बस्ती है, किसी को मालूम नहीं था। 1901 में अगर कोई बंदा यहाँ पैदा हुआ होगा तो उसको मालूम नहीं था कि 120 साल बाद यहाँ क्या होने वाला है। सन 2013 में गोला पुल जो नदी है यहाँ पर, वो पुल टूट जाता है। वो जब टूट जाता है तो रविशंकर जोशी गोलापार के निवासी हैं, वो उस पुल के अवैध जहाँ पर जो खनन था उस सबको लेकर, और भ्रष्टाचार जो उसके अंदर हुआ था उस सबको लेकर जनहित याचिका लेकर जाते हैं एक हाईकोर्ट उत्तराखंड में। हाईकोर्ट उत्तराखंड क्या करता है कि इस पूरे मामले की जानकारी करने के लिए एक वकीलों का कमीशन भेजता है। वकीलों का कमीशन यहाँ पर आता है, आने के बाद वो देखता है कि पुल अवैध खनन करने के कारण टूटा, और जो वो अवैध खनन करने वाले हैं वो आसपास यहाँ के निवासी हैं, और ये जो जगह है वो रेलवे की है। सबसे पहले सवाल यहाँ पर आता है, रेलवे बुलाता है, हाईकोर्ट बुलाती है रेलवे को, वो पूछती है जमीन आपकी है? रेलवे कहता है हाँ साहब हमारी है। यहाँ से मामला शुरू होता है। अच्छा। वो कहते हैं हमारी है, बोले ठीक है साहब अपने दस्तावेज दीजिए। रेलवे वहां पर अपना एक नक्शा भूमि प्लान दे देता है। उस भूमि प्लान पर हाईकोर्ट ऑर्डर कर देता है जनहित याचिका में। ये ऑर्डर हुआ 9 हाईकोर्ट ने क्या पूरा उसकी स्टडी नहीं की वो नक्शे की? आखिर मैं आपको वही बता रहा हूँ आपको। सन 2016 में ये ऑर्डर हो गया। अब जब ऑर्डर हुआ तो तत्कालीन डीएम यहाँ पर थे दीपक रावत। दीपक रावत ने रेलवे वालों को बुलाया और उनसे कहा कि ठीक है ये जमीन आपकी है, हमारे पास ऑर्डर है, खाली हमें करवाना है, आप अपना गजट नोटिफिकेशन लेकर आइए। अब रेलवे के पास गजट नोटिफिकेशन होता तो देता ना। उसने गजट नोटिफिकेशन वहां देने की जगह हाई कोर्ट में उल्टा दीपक रावत की शिकायत कर दी कि ये जो है हमसे गजट नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनको डांटा और अपने अधिकारी को कहा कि आपको ऑर्डर का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, ऑर्डर मनवाने के लिए कहा है। वो अधिकारी कर्मचारी क्या करते, वो मान गए। उसके बाद यहाँ के जो तत्कालीन सरकार थी उस समय, वो प्लस यहाँ के कुछ राजनेता और कुछ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, और स्टे देकर के कहा कि जो पीड़ित और प्रभावित पक्ष है उसको भी सुना जाए, क्योंकि जो भी मैं बता रहा था कि पट्टे हैं, शत्रु संपत्ति है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी जो प्रभावित लोग हैं इस फैसले से उनको सुना जाए। इसी बीच सन 2016 में डिमार्क हुआ था। डिमार्क कैसा हुआ था? पुलिस बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर पीएसी थी। वो पीएसी यहाँ रेलवे के अधिकारियों के साथ आती है। 29 एकड़ में अतिक्रमण की बात रेलवे ने उस समय हाईकोर्ट में की थी, और खंबे लगा दिए जाते हैं 78 एकड़ में।
यहां से ये जमीन 29 से होती हुई 78 में चली गई। अब जब 78 एकड़ में जब खंबे लग गए और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, अब जो ऑर्डर हुआ वो कितने एकड़ में? मैं वही बताता हूं, उसमें ना रकबा तय है, ना क्षेत्रफल तय है, ना 29 एकड़, ना 78 एकड़, कुछ भी तय नहीं है। सिर्फ रेलवे के नक्शे के हिसाब से जमीन चाहिए। मैं वहीं आता हूं आपको। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पीड़ित पक्ष को सुना जाए। अब पीड़ित कौन थे? पीड़ित 29 एकड़ वाले नहीं थे, खंबे लगा दिए गए थे 78 एकड़ में। 78 एकड़ के तमाम 4365 लोगों को रेलवे ने इंडिविजुअल घर जाकर नोटिस दिए, डाक से दिए, किसी को डायरेक्ट दिए, कहीं बोर्ड लगाकर दिए, नोटिस सबको पहुंच गए। अब सारे लोग कानून के पालन करने वाले थे। उन नोटिस का जवाब देने के लिए रेलवे अदालत में लोग धीरे धीरे इज्जत नगर बरेली जाने लगे और तमाम अपने दस्तावेजों को लेकर गए। अब रेलवे जो कि हाई कोर्ट में खड़ा होकर हाई कोर्ट को गुमराह कर झूठ बोल रहा था, तो वो इन गरीबों के साथ क्या करता, कम पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या करता? उसने इन सारे ही जो मामले थे उनको रद्द करना शुरू कर दिए, एक्स पार्टी के करके अपने पक्ष में फैसला सुनाया। सिविल अदालत का फैसला था, क्योंकि रेलवे अदालत सिविल अदालत होती है। सिविल अदालत से होते हुए लोग जिला अदालत में चले गए। अभी पिछले 8 महीने या 9 महीने से 1175 मामले जिला अदालत में विचाराधीन है। इसी बीच डीआरएम रेलवे एक लेटर डीएम नैनीताल को लिखते हैं कि जो हमने 4365 मामले खारिज किए थे, रद्द किए थे, वो जमीन हमारी खाली कराई जाए। रविशंकर जोशी अपनी पिछली जो जनहित याचिका थी उसको डिस्पोज कराते हैं और इस लेटर को लेके हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट उस लेटर के माध्यम से जनहित याचिकाओं को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद इनकी सुनवाई नहीं होती है किसी की भी। इस बीच इतना जरूर हुआ, इसमें पैरवाई हुई भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको वहीं आ रहा हूं मैं। उसके बाद हाई कोर्ट ने अखबार में नोटिस निकाला कि जिसको अपनी बात कहनी है इस पूरे इलाके में वो अपनी बात कह सकता है। अब लोगों के मामले जिला अदालत में चल रहे हैं, गरीबों के पास तो वकील करने को ही पैसा नहीं है और इतनी जानकारी नहीं है, कहां से 1900 के और 1850 के कागज लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास थे वो लेकर जा रहे थे। 11 इंटरविन हस्तक्षेप याचिका वो लगी है। मूल याचिका में लोगों ने वो सब बातें जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इससे भी 10 गुना बातें हाईकोर्ट में रखी हैं। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आता है कुछ और। इसी बीच जो जिला अदालत में मामले चल रहे थे, इस शिकायत को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट SLP लेकर जाते हैं अब से 2 महीने पहले कि जिला अदालत में भी मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, और अभी एक और याचिका इंटरटेन हो गई है। ठीक है, अब वहां पर वो ऑर्डर आता है कि हाई कोर्ट में ये आता है कि जो ही बात पिटिशनर कह रहे हैं इनकी बात सुनी जाए। सेम उसी डेट पर हाई कोर्ट में जजमेंट रिजर्व हो जाता है। अब जब जजमेंट रिजर्व हो गया तो कानून की भाषा कहती है कि फिर उसके बाद सुनवाई का मौका आपको नहीं मिलेगा। अब जब जजमेंट रिजर्व हो गया तो हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना गया। उसके बाद 20 दिसंबर 2022 को ऑर्डर आ जाता है, 1 हफ्ते का ऑर्डर आता है। इसी बीच लोग जिला अदालतों में भी खड़े हैं। हाई कोर्ट में जनहित याचिका 5 जनहित याचिकाएं इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में गई हैं। यह कहना गलत है कि लोगों ने पैरवी नहीं की। हाँ, एक शख्सियत है जिसने पैरवी नहीं की, दूर से खड़े होकर तमाशा देगा। मैं पत्रकार हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, सरकार अभिभावक होती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो या सपा, किसी की भी सरकार हो, अभिभावक होती है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। जिस दिन ऑर्डर हो रहा था, सरकार को चाहिए था कि इस मामले के लिए रिकॉल की तैयारी करती या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करती। जिस वक्त ऑर्डर हो रहा था तकरीबन 11 बजे, उसके कुछ ही मिनट बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है और वहां पर एक प्रस्ताव पास होता है कि रेलवे के मामले में उत्तराखंड सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। अब सवाल ये आता है वो किसको कह रहे थे कि लागू नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, सन 2016 में ये जो बस्ती है पूरी, इसको नोटिफाइड किया था उस समय की सरकार ने। मलिन 5 ये नोटिफाइड मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्ती एक्ट 2016 कहता है कि या तो इन जमीनों को पुनर्वास किया जाएगा या इनको नियमित रेगुलर कर दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में 1100 कुछ बस्तियों को रेगुलराइज किया गया था, सेम उसी तर्ज पर ये तो बस्तियों का मामला सन 2016 से मलिन बस्ती का मामला चल रहा है। अब मैं आता हूं देहरादून की रिस्पना नदी पर। देहरादून की रिस्पना नदी पर कुछ बस्तियां बसी हुई थी, उनको कुछ लोग अतिक्रमण कहकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डालते हैं। हाईकोर्ट से फैसला होता है इन बस्तियों को हटा दिया जाए। उत्तराखंड की भाजपा सरकार उन बस्तियों, क्योंकि वो बस्तियां भी मलिन बस्तियां थी, तो उन मलिन बस्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक अध्यादेश आता है 2018 में। उसमें कहा जाता है कि ये ऑर्डर है, इसको रोक दिया जाता है और हम इन 3 सालों के अंदर इनका या तो रिहेबिलिटेशन कर देंगे और या इनको कहीं नियमित कर देंगे इन जमीनों को। 3 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। सन 2022 में फिर चुनाव थे, भाजपा एक बार उसको और एक्सटेंड करती है 3 साल के लिए। यानी कि देहरादून की मलिन बस्तियों को हाई कोर्ट के ऑर्डर से बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप अध्यादेश लेकर आते हैं, उस अध्यादेश को एक्सटेंड करते हैं। और हल्द्वानी की मलिन बस्तियों के मामले में क्या हुआ है, अगर सुनवाई के दौरान यही भाजपा सरकार अगर वो ऑर्डिनेंस के कागज यहां लगाती कि
कि पिछले ऑर्डर के मामले में अध्यादेश आया हुआ है और सन 2024 तक उसको टाल दिया गया। लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर किए हैं। आपका तो सीधा सीधा आरोप मौजूदा सरकार पे लग रहा है। मौजूदा सरकार पर यूं लग रहा है कि ये जमीनें सरकार की थी। ये नजूल लैंड किसकी है? इंटर कॉलेज किसकी जमीन पर बन गया है? ये मेरे पीछे साथ देखेंगे। उसके पहले कांग्रेस सरकार भी तो रही है। कांग्रेस की सरकार पे आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार ने एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है कि रेलवे का और राज्य सरकार का बंटवारा नहीं हुआ है। उसने अभी कुछ लोग हम जब बात कर रहे थे, कुछ लोग ये भी कहते थे कि चाहे कांग्रेस सरकार है चाहे बीजेपी सरकार है, दोनों की मंशा इस विषय पे साफ नहीं रही है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं बात, सरकारों की बात यह है कि ये मामला कभी भी अदालत के बाहर डिस्कस पर नहीं आया, हमेशा अदालत में डिस्कस पर आया। अब अदालत में जो कांग्रेस की सरकार थी वही सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आई, उसके अलावा और भी लोग लेकर आए थे, लेकिन वो स्टे लेकर आई, रिकॉल में भी वही गई थी और उसी ने एफिडेविट पर अपनी बात कही थी कि अभी हमारा इनका बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन राज्य सरकार इसी मामले में, अब जो राज्य सरकार है वो हाई कोर्ट में खड़े होकर पैरवी क्यों नहीं करती? आपकी नजर में फेलियर किसका हुआ? राज्य सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है। अगर राज्य सरकार इन पूरी जमीनों की पैरवी हाई कोर्ट के अंदर करती तो ये नजूल मानी जाती। कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आपको क्या लगता है राहत मिलेगी? देखिए, रेलवे के पास जिस जमीन पर दावा किया जा रहा है उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं है। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि सरकार जब कोई जमीन किसी को देती है या लेती है या कोई सरकारी विभाग उस पर कब्जा जमाता है तो उसका एक गजट नोटिफिकेशन होता है। 1894 का कानून है ये। रेलवे के पास अपना कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है, सिवाय लीगली तौर पे अगर आपको देखें तो आपको राहत मिलनी तय है, अगर आप इस पॉइंट पे बात करें। देखिए, एक बात ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई अदालत नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो अदालत कोई नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूर तय करेगी कि जो इनके मामले हैं उनके एक बार और जांच होनी चाहिए, उनको एक बार और गहनता से देखा जाना चाहिए। तो यहाँ लोगों के साथ साथ मुझे भी लगता है कि स्टे ही नहीं मिलेगा, बल्कि इस बार ये तय भी होगा कि आखिर ये मामला क्या है। अगर रेलवे की जमीन है तो अपना नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा और अगर वो जो खतौनियों में जो उनके नाम दर्ज हैं इसकी भी जांच की जाएगी। 1964 में क्या हुआ था? सारा मसला कल की उस पे सुनवाई पे टला हुआ है, कल के बाद है भाई। बिल्कुल, देखिए आज की रात आप कह सकते हैं कि कयामत की रात है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए मैं आपको बता दूं, कयामत की रात यहाँ 20 दिसंबर से चल रही है। अच्छा, जिस दिन 20 दिसंबर जब से ऑर्डर आया है तब से कयामत की रात यहाँ पर चल रही है। आज की रात को कयामत की रात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल की तारीख दी है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर स्टे मिलेगा और इस बार सिर्फ स्टे ही नहीं मिलेगा, इस पूरे मामले का फाइनल डिसीजन भी इसका होना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं इस बात को लेकर। बरेली चक्कर लगाएं, जिला अदालत में चक्कर लगाएं, हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, मेहनतकश लोग हैं। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा मेहनती लोग रहते हैं। अगर ये इलाका उजड़ गया ना इस शहर के अंदर, 1 साल तक भी मकान नहीं बनेगा किसी का। तर्क क्या देती है सरकार? जो ऑर्डर हुआ है तोड़ने का, आखिर उसमें कुछ मजबूत एविडेंस तो होंगे, तर्क तो होंगे, जो इतना बड़ा ऑर्डर हो गया। अब भाई ये तो ऐसा तो नहीं है कि बिना देखे, बिना तथ्यों के आधार पर। देखिए, तर्क तो तब होगा ना जब आप पार्टी बनेंगे हाई कोर्ट में जाकर। तर्क तो तब होगा ना। ये जैकेट आपकी है, ये चश्मा आपका है, मैं अगर आपका चश्मा ले लूंगा तो आप ही तो आएंगे दरोगा जी के पास कहने के लिए कि साहब इन्होंने मेरा ले लिया, इसकी पर्ची ये है, मैंने फला आदमी से लिया था, उसका गवाह भी ये है। ये कौन जाएगा कहने के लिए जिसकी जमीन होगी? यानी कि आप कहते हैं कि अगर सरकार को इसके बारे में पैरवी नहीं की और जिसकी जमीन है वो नहीं जा पाए तो आखिरी दिक्कत इसलिए। नहीं, जिनकी जमीनें हैं वो तो गए हैं। 11 इंटरव्यू हैं, उन्होंने लगातार अपने मामले की पैरवी करी है, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट यही लोग तो गए हैं, सरकार तो नहीं गई ना, विशेष कोई पार्टी तो नहीं गई ना, यही लोग तो गए हैं। ये अलग बात है कि यहाँ के इलाके के जो सियासी दल हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं, ये एक अलग मामला है, लेकिन गए तो यही लोग हैं ना, सरकार नहीं गई है। इस पूरे मामले में सरकार को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर 3 दिन बाद वो ऑर्डर लागू होता है, ये बस्ती उजाड़ दी जाती है, 50,000 लोग कहाँ रहेंगे? बल्कि सरकार इसमें एक ये कर रही है, अखबारों में तमाम खबरें छप रही हैं कि जो फॉरेस्ट की लैंड है वहां पर सिपाही लगा दिए जाते हैं कि कहीं ये लोग जाके वहां ना बस जाएं। कहाँ के नागरिक हैं ये पिछले 100 साल से कहाँ के नागरिक हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस बात को। सांसद से लेकर पार्षद तक हम चुनते हैं, एक वार्ड मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक। यहाँ से अगर गिनती में चिकली जाए तो वनभूलवासी को वोटर की गिनती कितनी होगी लगभग? देखिए, ये पूरे इलाके के अंदर जो वोटर संख्या है वो 50,000 से ज्यादा है, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर आबादी 50,000 है, क्योंकि 25,000 वोटर और 50,000 आबादी। मैं आपको इसमें अलग अलग गिनती कर सकता हूँ। 5,000 से ऊपर वो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, 15,000 छोटे बच्चे हैं, प्री एग्जाम सर पर है और वो तैयारी कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पे तो कुछ और ही चल रहा है, मीडिया पे तो कुछ और भी, आप भी पत्रकार हैं, मीडिया पे तो जो चल रहा है, आज शायद यहाँ कुछ मीडिया कर्मी को भगा भी दिया गया। आखिर इस मसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए एक बात बताइए, इंदिरा नगर में 2 मंदिर हैं, दुर्गा माता का मंदिर है और गोपाल मंदिर है। साहू और केसरवानी समाज के सैकड़ों की तादाद में लोग वहां रहते हैं। तो क्या वो जिहादी हैं जो नेशनल मीडिया में चल रहा है? कौन कर रहा है जिहाद?
भोपाल मंदिर के आसपास रहने वाले कर सकते हैं, ये यहाँ के रहने वाले कर सकते हैं। अरे ये सब मेहनतकश लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं। यहाँ वो लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर रहे, 5 फ्रीडम फाइटर बनभूलपुरा के अंदर निवास करते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में यहाँ के लोगों ने जेलों का सफर किया। लाइन नंबर 8 के अंदर मैं जानता हूँ एक शख्स, वो जेल तक में गए हैं और वो अपने कागज ले करके वो तमाम दफ्तरों में जाते हैं कि उनको आंदोलनकारी माना जाए, क्योंकि आंदोलनकारी का अलग से एक मामला चल रहा है। तो ये वो बस्ती है, ये वो बस्ती है कि जिन्होंने चुनाव, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे जब बंटवारा हुआ था, लेकिन ये वो बस्ती है जिन्होंने चुना कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन ये दिन जो आज देखने को मिल रहा है, इसलिए राज्य सरकार के लोगों से एक निराशा है। लेकिन कोर्ट पर लोग यकीन रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास तो है, राज्य सरकार पर आप जो मर्जी कह लें, आपका हक बनता है जो मर्जी कह लें, जो पीड़ित है। क्योंकि हमारा यकीन हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट पे भी कोई लांछन नहीं लगा रहा है, लेकिन पैरवी तो होती, राज्य सरकार खड़ी तो होती। भाई देखिए, आपको लगता है अगर पैरवी की होती सरकार की तो ये दिक्कत नहीं आती, ये यहाँ तक नौबत नहीं आती? बिल्कुल नौबत नहीं आती, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, बिल्कुल नौबत नहीं आती। भाई मेरी ये जैकेट है, मैं ही साबित करूंगा ये मेरी है, मैंने कहां से ली थी, इसकी पर्ची कहां से आई है, कहां से ये मैंने कपड़ा लिया था, धागा मैंने कहां से लिया था, ये मैं ही तो साबित करूंगा। राज्य सरकार क्यों नहीं गई, बड़ा सवाल ये है। ऊपर से राज्य सरकार हाई कोर्ट का ऑर्डर जिस वक्त आता है उसी समय कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास करती है कि रेलवे के मामले से हमारा कानून कोई आड़े नहीं आएगा। तो जो अध्यादेश आपने देहरादून की बस्तियों के लिए बनाया, हल्द्वानी की बस्तियों के लिए उसको क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया गया, क्यों हल्द्वानी की बस्तियों को लावारिस छोड़ दिया गया, ये सवाल तो आएगा ही आएगा। फिलहाल आपकी बात हमने सारी रखी है। सो इस सरताज आलम जी जिन्हों ने पूरा मामला जो ब्रीफ किया अपने आधार से जिन्होंने तर्क दिते है, हुण वेखना होएगा कल जी सुप्रीम कोर्ट से सब दी नज़रां टिकियां ने उथों दी कि इन्हां नूं राहत मिलती है या इन्हां दे ਜਿਹੜੇ आशियाने ने वो तोड़न का ऑर्डर होएगा। कल तो भी साडी नज़र रहेगी। फिलहाल अज दी रात कह सकते हैं कि इन्हां दे लई बनभूलपुर वासियों के लिए एक कयामत की रात होने वाली है। कल तो ही सारी नज़रां टिकियां ने, कल फिर तुहानूं अपडेट देंगे आखिर ये मसले विच की निकलिया। सरताज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो जुड़े रहो मेरे सहयोगी गुरमीत सिंह दे नाल। तुसीं देख रहे सी ग्राउंड जीरो तो हल्द्वानी तो बनभूलपुरा तो एक ग्राउंड रिपोर्ट हरविंदर सिंह चावला दे नाल। धन्यवाद जी।